हेलो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्टरी शासन पर प्रकाश डाला। अगला टॉपिक क्या है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम महिलाओं की क्या स्थिति थी फ्रांस में, उस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। महिलाएं जो थीं उनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें घरेलू महिला के रूप में ही आदर्श माना जाता था। उन्हें इज्जत दिया जाता था। अगर महिलाएं बाहर निकलती थी तो उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता था, जैसा कि हम अभी विभिन्न चित्रों में इसको दर्शाएंगे। तो केवल तृतीय स्टेट की महिलाओं द्वारा जीविका निर्वाह के लिए सिलाई, बुनाई, धुलाई, सब्जी व फल फूल बाजार में बेचना ये काम करती थीं। और कुलीन घरों में कुछ महिलाएं जैसे झाड़ू पोछा करना, इस टाइप के घरों में जाकर के दूसरे के घरों में, जो कुलीन होते थे उनके घरों में जाकर के महिलाएं घरेलू कार्य किया करती थी। और कुछ महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए वेश्यावृत्ति के कार्य भी करती थी। इसके अतिरिक्त जो है, वहाँ महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जैसा कि सभी उस समय लगभग सभी देशों में था, केवल भारत को छोड़ करके। तो वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल कुलीन घर की लड़कियाँ, जो कुलीन घर के लड़कियों के अतिरिक्त तृतीय स्टेट की केवल वही लड़कियाँ कॉन्वेंट तक पढ़ पाती थी जो धनी परिवारों की होती थी। और केवल वे भी कहाँ तक पढ़ पाती थी बच्चों? कॉन्वेंट। कॉन्वेंट से अधिक कोई नहीं पढ़ पाता था। इसके पश्चात उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाएं जो थी वहाँ पर, जैसा कि हमने क्रांति की शुरुआत नामक टॉपिक के अंतर्गत प्रकाश डाला था कि जब पुरुष क्रांति करने के लिए चले गए तो घर के खर्च का सारा भार किस पर आ गया? महिलाओं के ऊपर आ गया। बच्चों के पालन पोषण का भार और जो बुजुर्ग मेंबर होते थे, पूरे परिवार का भार किस पर आ गया? महिलाओं पर आ गया। तो महिलाएं क्या करने लगी? विभिन्न प्रकार के कार्य करने लगी, जैसा कि अभी मैंने बताया, सिलाई, बुनाई, कपड़े धुलाई। धुलाई मतलब अपने कपड़े नहीं धुलना, घर के नहीं, बल्कि बाज़ार में कपड़े की धुलाई करती थी। सब्जी बेचना, फल फूल बेचना और दूसरे के घरों में जाकर के काम करना, वेश्यावृत्ति करना, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के जो हैं काम करके महिलाएं अपने घर के लोगों का पालन पोषण करती थी। इसके अतिरिक्त महिलाएं जो हैं फैक्ट्रियों में भी काम करना शुरू कर दी, क्योंकि पुरुषों की संख्या जो है वो कम हो गई थी। और औरतों की मजदूरी क्या थी? पुरुषों से कम होती थी। महिलाओं से काम ज़्यादा लिया जाता था, अधिक घंटे लिया जाता था, परंतु उनकी मजदूरी क्या थी? पुरुषों से काफ़ी कम थी। और इसी बीच क्या हुआ कि फ्रांस में, अब दूसरे टॉपिक पर हमने जो प्रकाश डाला है, फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 2 में इसका उल्लेख हमने किया है कि फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के पश्चात केवल पुरुषों को ही मताधिकार प्रदान किया गया, महिलाओं को इससे वंचित रखा गया। केवल महिलाओं को ही नहीं, उन पुरुषों को भी वंचित कर दिया गया जो कि कर देने में असमर्थ थे। जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर अदा करते थे, केवल उन्हीं पुरुषों को ही मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो महिलाओं की ही तो कोई बात है ही नहीं, महिलाओं को तो एकदम अधिकार नहीं था। तो और औरतों द्वारा भी अब क्या हुआ, ये अधिकार जब प्राप्त नहीं था तो समाज का जो इसमें बहुत सारे लोग आते थे, तो वो तबका जो है, वह वर्ग वो नेशनल असेंबली का विरोध करने लगा। और इसके पश्चात
राजनीतिक वार्तालाप के लिए क्लबों की स्थापना की जाने लगी, जिसमें कि बोल्शेविक क्लब पहले स्थान पर था। इसी तरह से महिलाओं ने भी राजनीतिक वार्तालाप के लिए, अपने हित के लिए क्लबों की स्थापना शुरू कर दी। जो कामकाजी महिलाएं थीं उनके द्वारा क्लब बनाए गए। क्लबों की संख्या लगभग 600 तक थी। यहाँ बैठ कर के महिलाएं अपने राजनीतिक हितों के विषय में बात किया करती थी और आगे चल कर के महिलाओं द्वारा अखबार का संपादन भी किया गया। जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ तो महिलाओं को जो है वो अखबार निकालना शुरू कर दिया महिलाओं ने। इसके और महिलाओं में जो चर्चित क्लब था, जैसे पुरुषों में बोल्शेविक क्लब चर्चित था, सबसे प्रसिद्ध था, उसी तरह से महिलाओं में भी एक राजनीतिक क्लब सबसे चर्चित क्लब था। वह था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये चर्च जो था ये महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया करता था और महिलाओं के अधिकार के लिए अखबार निकाला करता था। उसमें लेख संपादित होते थे, विभिन्न प्रकार की मांगें की जाती थी और आंदोलन चलाए जाते थे। और पुरुष इनका मांग जो होता था महिलाओं का, इन क्लबों की द्वारा, इन क्लबों के थ्रू जो महिलाएं मांग करती थी उसमें था पुरुषों के समान अधिकारों की मांग, अर्थात इन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार प्रदान किया जाए, पुरुषों के समान इन्हें क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए, काम के घंटे तय किया जाए, पुरुषों के समान ही इनसे भी काम लिया जाए और इनको मजदूरी दी जाए। अगला है संवैधानिक सरकार द्वारा औरतों की शिक्षा। तो लंबे संघर्ष के बाद, जैसा कि हमने ये बताया, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जब फ्रांस में संवैधानिक सरकार बनी तो उसने क्या किया कि औरतों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। किस शिक्षा को? केवल स्कूली शिक्षा को। हायर लेवल की शिक्षा अनिवार्य नहीं की गई, केवल स्कूली यानी प्राइमरी लेवल की शिक्षा जो है औरतों के लिए अनिवार्य कर दी गई। और शादी, वहाँ पर पहले क्या सिस्टम था कि माता पिता की अनुमति के पश्चात ही शादियाँ होती थी और पिता अपनी मर्जी से लड़कियों की शादी कर देता था। लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती थी, कम उम्र में शादियाँ कर दी जाती थी। अब संवैधानिक सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और शादी स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया। मतलब स्वेच्छा से लोग विवाह, लड़कियां अपने मन से विवाह करेंगी, लड़कियों की जब इच्छा होगी तभी शादी होगी, ज़बरदस्ती शादियां नहीं की जा सकती। और साथ ही महिलाओं को तलाक देने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। पहले केवल पुरुषों को तलाक देने का अधिकार था, अब महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और तलाक की अर्जी दोनों तरफ से डाली जा सकती थी, पुरुष भी डाल सकता था और महिला भी तलाक की अर्जी डाल सकती थी। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार भी आगे चल कर के व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार मिल गया। किंतु राजनीतिक अधिकारों की मांग करने पर अभी भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार का मांग करने का अधिकार नहीं था। और जब ये अधिकार मांगती यानी राजनीतिक अधिकारों की मांग करने पर आतंकराज किसका था? बोल्शेविक दल के नेता रॉब्सपियरे, जिसका कि 1793-94 में शासनकाल था, उसे आतंक काल के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। तो आतंक राज के समय क्या हुआ कि महिला क्लबों को गैर कानूनी मानते हुए इन्हें बंद करने का आदेश जारी किया गया और इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया गया। अर्थात रॉब्सपियरे ने यह कहा कि अगर कोई महिला राजनीतिक अधिकारों की मांग करेगी तो उसको गैर कानूनी मानते हुए
देशद्रोह का मुकदमा चला करके फांसी दे दिया जाएगा। और तब भी महिलाएं ओलंप द गूंज के नेतृत्व में राजनीतिक अधिकारों की मांग करती रहीं, इसके द्वारा महिला क्लबों के द्वारा। और फिर ओलंप द गूंज को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई, उन्हें फांसी दे दी गई। और इस प्रकार बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाई और लंबे संघर्ष के पश्चात सन 1946 ईस्वी में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। यह हमने इस चैप्टर का पूरा सारांश आपको समझाया। अब इस चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि महिलाओं ने क्रांति में क्या योगदान निभाया, क्या उनके लिए भी क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले हम इस चित्र को दिखा रहे हैं, बच्चों ध्यान से देखना। इस चित्र में क्या है, महिलाएं विभिन्न प्रकार के औजार हथियार लेकर के क्या है खड़ी है। विभिन्न प्रकार के औजार जो हैं इनके हाथों में दिखाई पड़ रहे हैं। एक महिला आगे जो है, जो नेतृत्व करती है, वो घोड़े पर सवार है और एक महिला टोकरी ली है, तो दूसरा भाला ली है, तीसरा वाइपर ली है, चौथा कुल्हाड़ी ली है। ऐसे मतलब कोई तराजू लिया है। तो विभिन्न प्रकार के जो हैं अस्त्र इनके हाथों में दिखाई पड़ रहे हैं। और इनके वस्त्र भी, जैसा कि इस चित्र में आप देख रही हैं, इनके वस्त्र भी एक समान नहीं है। कोई तंग वस्त्र पहना है तो कोई लंबे ब्रीचेस पहने हैं, जो कि वहाँ के कुलीनों के वस्त्र हुआ करते थे। मतलब इसमें इस चित्र के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि केवल अमीर घरानों की महिलाएं ही नहीं, केवल गरीब वर्ग ही नहीं, यानी तृतीय स्टेट की महिलाएं ही नहीं, बल्कि समस्त वर्ग की महिलाएं जो है राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही थी। और यह चित्र जो बनाया गया है, वर्साय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, मतलब ये वर्साय के लिए, राजधानी के लिए सभी महिलाएं आंदोलन करती हुई आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो बच्चों, इस चित्र के विषय में जो इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है, हमने पहले खंड में ही यह समझाया है कि महिलाएं वहाँ पर क्या हुआ, खाद्य जाल बना करके समझाया था कि सूखा पड़ गया था, अन्नाभाव हो गया था और पाव रोटी के दाम बढ़ गए थे। महिलाएं काफ़ी लंबे समय तक जो थी वो लाइन में लगी रहीं। जब उनको पाव रोटी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि दुकानों पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। और फिर लुई 16वें ने क्या किया कि, क्योंकि यह पेरिस में किया था, इन लोगों ने वर्साय में किया था, पेरिस के पास वर्साय पड़ता था, तो लुई 16वें ने सेना उतार दी थी। और यह खबर मिलते ही पूरा शहर क्रांति की आग में जलने लगा और महिलाएं उग्र हो गई और महिलाओं के साथ काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। उग्र भीड़ जो है वो पेरिस की ओर बढ़ी, जिसमें नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। महिलाओं ने क्या किया कि पेरिस के महल को घेर लिया और राजा को बंधक बना लिया और फिर बंधक बना करके जेल में डाल दिया गया। अर्थात महिलाओं ने भी क्रांति की। अब जैसा कि हमने समझाया था, पूरा फिर से विस्तार से पढ़ दे रहे हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। जैसा कि हमने पूरा सारांश लिख दिया था, उसी को विस्तृत समझा दे रहे हैं चैप्टर के आधार पर। और वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत सारी पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तृतीय स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट तक पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना
लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती थी। ये सब हम समझाएं। अभी महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 यानी संवैधानिक जो राजतंत्र गठित हुआ था में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, अर्थात उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा या हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून पास किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ये आपका पूरा चैप्टर था और हमने पूरे चैप्टर का सारांश अभी समझाया है। तो बच्चों अब उसमें हमने दिखाया कि जिन महिलाओं, ये महिला जो थी नेतृत्व करती, उनका नाम था ओलंप दी गूंज। अब ओलंप दी गूंज कौन थी? इस चित्र में देखिए, ये चित्र है। ये कौन है? क्रांतिकारी महिला है। कहाँ की? फ्रांस की क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज, 1748 से 1793 ईस्वी। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जो कि संवैधानिक सरकार द्वारा जारी किया गया था, हमने पहले भाग में इस घोषणा पत्र के चित्र को दिखाया है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया गया है। उस घोषणा पत्र का प्रारूप ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि इसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया था। महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 यानी संवैधानिक सरकार द्वारा जो संविधान का प्रारूप बनाया गया, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया कि अलग से महिलाओं के लिए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। जैकोबिन यानी कि रॉब्सपियरे की सरकार, उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जैसा कि उस चैप्टर में बताए थे कि नेशनल कन्वेंशन जो होता था वह एक न्यायालय बनाया गया था, जिसके द्वारा रॉब्सपियरे के विरोध में बोलने वालों को सज़ा दी जाती थी।
और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। तो नेशनल कन्वेंशन में क्या हुआ, ओलंप द गूंज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो इस प्रकार जो है फ्रांस में महिला क्लबों को बंद करने हेतु, महिलाओं को दबाने हेतु जो है विभिन्न प्रकार के कानून पारित किए गए, किंतु महिलाएं संघर्षरत रहीं और लंबे संघर्ष के पश्चात 1946 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। अब ओलंप द गूज द्वारा जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें क्या क्या मांग रखी गई थी, ये देखिए इस चित्र में। बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं, ये बेकरी जो पावरोटी बनती है उसे बेकरी कहा जाता है उस स्थान को। अब उन्होंने क्या मांग की थी, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। दूसरा है, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक यानी जन्मजात अधिकारों को संरक्षित करना। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। चौथा है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। इस पूरे घोषणा पत्र का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उत्तराधिकार यानी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जीवन की सुरक्षा का अधिकार और सबसे बढ़कर के शोषण के प्रतिरोध का अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलना चाहिए। और महिला किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है और एक राष्ट्र के निर्माण में पुरुष और महिलाओं का बराबर योगदान होता है। इसलिए महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए जो कि पुरुषों को प्रदान किए गए हैं। और महिलाओं को भी, अगर महिलाएं भी देशद्रोह का काम करती हैं तो उन्हें बंदी बनाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है और कठोर से कठोर दंड पुरुषों के समान दिया जाना चाहिए। ऐसा ओलंप द गूज का घोषणा पत्र था। और इसी तरह से महिलाओं ने जो है फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया और अंततः अपने अधिकारों की मांग में सफल रहीं। अब अगला अध्याय है, खंड है, अध्याय पहला ही है, पहले अध्याय का 5वां खंड है, दास प्रथा का उन्मूलन। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।